Welcome back, my dear students, my YouTube channel Christ English Classes। My dear students, मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके लिए 3 वीडियो इसके पहले छोड़ चुका हूं जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच चैप्टर पे बेस्ड है। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द फर्स्ट लेसन इन पोएट्री सेशन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, रिटेन बाय इंग्लिश पोएट जॉन डन। यानी कि आज मैं आपको इंटरमीडिएट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका कि नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ों को जब आप पढ़ते हैं तो उसको एक श्रृंखलाबद्ध पढ़िए, क्योंकि मैंने जहाँ तक के देखता हूँ क्वेश्चंस में, तो कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं राइटर्स के संबंधित पूछे जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन राइटर से करवा दूँ, राइटर के बारे में आपको जानकारी दे दूँ, जिससे कि अगर कहीं क्वेश्चंस आए तो आप पीछे ना हटें, उसको एक अच्छे तरीके से आंसर दे सकें। तो आइए हम टुडे I shall be today discussed about the poet जॉन डन। जॉन डन के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक होगा अबाउट पोएट, अर्थात पोएट कहने का मतलब यानी कि हम सीधा कह सकते हैं जॉन डन, अबाउट जॉन डन, अबाउट जॉन डन। यानी कि ये हमारे लेखक हैं इस कविता का, लेसन का, जो कि फर्स्ट चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का। आइए अगर हम बातचीत करते हैं जॉन डन साहब की, तो इनका जन्म 22 फरवरी born on 22 फरवरी 1572 को हुआ था। 22 फरवरी 1572 को जन्म हुआ। अगर हम बात करेंगे कि किस जगह में हुआ, तो आप याद रखिएगा कि इनका जन्म जो हुआ था लंदन जगह था। लंदन एक शहर है और वो अभी फिलहाल इंग्लैंड देश में मौजूद है। अगर हम बात करें इनकी मृत्यु की डेट की, तो इनका जो डेट हुआ वो 31 मार्च 1631 में हुआ, 1631 में। और वो जगह भी उसी जगह पे जहां उन्होंने जन्म लिए, लंदन अर्थात इंग्लैंड में। लंदन अर्थात इंग्लैंड। आगे अगर मैं इनकी बात करूं, तो ये जो है जाने जाते हैं, ही इज known as pioneer of metaphysical पोएट या पोएम। ये जो है आध्यात्मिक पोएम ही कह लीजिए, आध्यात्मिक कविताओं का अगुआ के नाम से जाने जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएम, तो आप सटीक आंसर लगा सकते हैं जॉन डन। अगर मैं बात करें इनकी जीवन की कि इन्होंने इस पृथ्वी पे जो जब जन्म लिए 1572 में और 1631 तक के इन्होंने अपने जीवन काल में पृथ्वी पे काम किया, जीवन जिया। तो अगर हम बात करें एज की कि इन्होंने कितने वर्ष तक के यहाँ पृथ्वी पर काम किए या जीवन जिए, तो आप इसको घटा करके आप देख सकते हैं, तो मालूम चलेगा 59 ईयर्स इन्होंने
पृथ्वी पे जिए। अगर हम बात करेंगे कि 59 वर्षों के दौरान इन्होंने कितने सारे कार्यों को किया, उसके बारे में अभी हम आपको डिटेल चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर इसको नोट नहीं किए हैं तो आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, भगाने का प्रयास मत कीजिएगा, स्किप कीजिएगा। तो ये सारे पॉइंट अगर छूटता है आपसे तो फिर आप क्वेश्चंस को सोल्व करने लायक नहीं रहेंगे। फिर कहेंगे कि आपने जो वादा किया कि हम आपको एक ऐसा परफेक्ट तैयारी करवाऊंगा, क्वेश्चंस ही नहीं बन रहे हैं, तो मेरी इसमें गलती नहीं होगा, आपकी गलती है, क्योंकि मैंने आपको परफेक्ट तरीके से एक पूर्ण तरीके से पॉइंट को डील करते हुए चल रहे हैं। तो आप नोट कीजिए, इसको हम मिटाते हैं, नोट कर लीजिएगा। वीडियो को रोकने के बाद आगे हम बढ़ते हैं, तो हम आपको आगे की ओर लेकर चलते हैं। तो अगर हम बात करें कि ये जन्म लिए थे तो इनका फैमिली क्या था, जिस समय इन्होंने जब जन्म लिए, तो अगर हम बात करें इनकी फैमिली मेंबर की, तो इनकी फैमिली जो थे वो क्रिश्चियन फैमिली था। किस फैमिली था? क्रिश्चियन, यानी कि ईसाई परिवार से ये बिलोंग करते थे, ईसाई परिवार से। और ईसाई में अगर हम बात करें तो कुछ लोग ईसाई होंगे जो जानते होंगे कि ईसाई कुछ लोग होते हैं रोमन कैथोलिक, कुछ लोग होते हैं प्रोटेस्टेंट। तो ये जो थे रोमन कैथोलिक से बिलोंग करते थे, ईसाई लोग जो है वो जानते होंगे। आगे अगर हम बात करें तो जिस समय इन्होंने जन्म लिया उस जगह पे इंग्लैंड में, तो ईसाइयों के प्रति बहुत ही भेदभाव, रीति रवैया जो था, डिस्क्रिमिनेशन था, व्यवहार, यानी कि हम कह सकते हैं भेदभाव चल रहा था। तो इसके कारण से इनको शिक्षा दीक्षा में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ। जैसे में अगर हम बात करें तो इन्होंने हायर एजुकेशन के लिए नामांकन करवाए कॉलेज। अगर हम बात करें इस कॉलेज की, तो जैसे में आप सुन सकते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, दो यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में ही है। कौन कौन यूनिवर्सिटी मैंने बोला? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद दूसरा मैंने बोला यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। इसमें जब उन्होंने एडमिशन लिया इन दोनों कॉलेजों में, तो इन्हें ईसाई होने के नाते बिना डिग्री लिए इन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। कुछ ऐसा किया गया जो कि इन्हें कॉलेज से बाहर आना पड़ा। अगर ऐसी स्थिति को देखते हुए उन्होंने कॉलेज को छोड़ दिए। अगर हम बात करेंगे, कुछ लोगों को भावना होता है कि सर थोड़ी सी और डिटेल लेकर के चलिए। तो अगर मैं आपको बात करूं कि इनकी माता और पिता की जो अगर हम नाम की बात करें, कुछ लोग यहाँ से हालांकि क्वेश्चन पूछता नहीं, फादर्स नेम से, यानी कि अगर हम कहेंगे नेम ऑफ द फादर्स नेम की अगर हम बात करें तो कभी इससे पूछा नहीं क्वेश्चन। फादर नेम की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन पूछा नहीं, लेकिन आपको नाम से थोड़ा सा हेजिटेशन हो जाएगा क्योंकि इनका नाम अगर हम बोले तो इनका पिता का नाम भी जॉन डन था। वाह, अब आपको हेजिटेशन माइंड में हो गया होगा कि एक ऐसा हो सकता है कि पिता का जो नाम है वही पुत्र का नाम है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है मेरे दोस्त। समझने का प्रयास करेंगे। तो अब अगर हम बात करें इनकी माँ के नाम का, क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनकी मदर्स नेम की अगर हम बात करें तो सुन लीजिए, इनका माँ का नाम जो था एलिजाबेथ हाईवुड। याद रखिएगा, एक इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ सेकेंड, लेकिन इनका टाइटल में डिफरेंस है। अब अगर बात करें कि जॉर्डन भाई बहन कितने थे, तो ये 6 भाई बहन थे और उसमें से 3rd नंबर का ये थे जॉर्डन। अगर आगे हम बात करेंगे इनके बारे में तो इनका पेशा क्या था, तो आप लोग जब इनका पोयम पढ़ रहे हैं, नोट कर लिए हैं, नोट नहीं किए होंगे तो फिर नोट कर लीजिएगा।
जब आप पोएम इनका पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कह सकते हैं कि सर ये तो पोएट होंगे पेशा से, रियल बात है। अगर हम आपको दिखाने की बात करें ऑक्यूपेशन की, ऑक्यूपेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कह सकते हैं कि ये पोएट होंगे। और दूसरा जो थे ये मंदिरों में पुजारी थे, मंदिरों कहें या हम चर्च वगैरह, चर्च कह सकते हैं क्योंकि ईसाई थे, चर्च में पुजारी थे। अगर हम फिर बात करें तो ऑलरेडी एक वकील थे, लॉयर थे, और इन्होंने अपने जीवन में कई सारी कविताओं, जैसे में अगर हम बात करें लव पोयम भी लिखे, सोनेट पोयम भी लिखे हैं, मेटाफिजिकल पोएट भी लिखे हैं, बहुत सारे पोएम लिखे हैं। लेकिन अभी जो हम वर्तमान पोएम की बात करने वाले हैं, स्वीटेस्ट लव, जो हमारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, वो एक लव पोएम है। अगर हम बात करें इनकी आगे जीवनी की, तो आप जान गए होंगे कि इंग्लैंड में जन्म लिए। तो अगर हम नेशनलिटी की बात करेंगे तो आपको तो सेम समझ में आ गया कि नेशनलिटी अर्थात राष्ट्रीय कहाँ, राष्ट्रीयता कहाँ की है, जहाँ इंग्लैंड में जन्म लिए, तो इसकी तो हम चर्चा ही नहीं करेंगे। लेकिन आप कह सकते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो कह सकते थे ही इज एन इंग्लिश पोएट। अब इंग्लिश पोएट करने का मतलब आपको यह समझना है कि इंग्लैंड देश का यहां डिनोट कर रहा है, इंग्लैंड देश का कवि है। आगे अगर हम बात करें, इन्होंने सन 1601 ईस्वी में, सन 1601 ईस्वी में बात करें थोड़ा सा, तो इन्हें एक लड़की से प्यार हो जाता है। कह सकते हैं ही फेल इन लव, या हम फेल्स भी कह सकते हैं, ही फेल्स इन लव, प्यार में पड़ जाते हैं 1601 ईस्वी में। अब जब ये बातें हमने सुना, आपने सुना, तो आपको भी जागृति हो गई होगी इच्छा कि सर उस लड़की का नाम क्या था। तो अगर हम बात करें कि उस लड़की का नाम था एना मोर। क्या नाम था? एना मोर भी हम कहते हैं। और इससे एना मोर से उन्होंने उसी साल अर्थात 1601 में ही चुपके से, सेक्रेटली, चोरी चुपके शादी कर दी। रीजन क्या हुआ कि एना मोर का फादर्स को भी इस शादी से मंजूरी नहीं था। उन्होंने इन पर केस किया और इन्हें अरेस्ट किया गया। कुछ समय बाद इन्होंने जेल से रिहा हुआ, फिर एना मोर के साथ जीवन यापन करने लगा। जीवन यापन करने के दौरान पता चलता है कि एना मोर और जॉनडन साहब दोनों से अगर हम बात करें तो इनकी पुत्र और पुत्रियों की संख्या में अगर हम बात करें तो 12 चाइल्ड को बर्थ देती है एना मोर। जब अंतिम बच्चे को जन्म दे रही होती है 1617 ईस्वी में, और उसी बच्चे को जन्म देने के दौरान इनकी मृत्यु हो जाता है, एना मोर की मृत्यु हो जाता है और ये मर जाती है। अगर उसके बाद हम बात करें तो आप जानते होंगे कि जब एना मोर जब मर गई तो हमारे जॉनडन साहब भी आगे की ओर चलते रहे, काम को रोके नहीं, लेखन प्रक्रिया में बढ़ते रहे। आगे जब हम देखते हैं कि इनकी जब मृत्यु हुआ 1631 को, तब इनकी मृत्यु के बाद इनको संत पाउल चर्च में जाकर के दफना दिया गया, गाड़ दिया गया, जिस अगर हम बात करें कस्टम ऑफ क्राइस्ट या क्रिश्चियनिटी धर्म के तहत। और जब गाड़ दिया गया तो अगर हम आगे बात करें कि उनका एक स्मारक बनाया गया, छोटी सी, ये हमारा था इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट, कवि का परिचय। अब हम इसकी अगर बात करें आगे तो आप बिना वर्ड पावर के आप पोएम नहीं समझ सकते।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको कोशिश करेंगे कि इस लेसन में जितने भी वर्ड्स पावर आने वाले हैं उस वर्ड्स पावर को मैं आपको कुछ शब्द ऐसे पोएम में प्रयोग किए गए हैं जो कि एक कविता जो है 16वीं सेंचुरी में लिखा गया था। कितनी सेंचुरी में? 16 यानी 16वीं शताब्दी की कविता है। उस समय कुछ अंग्रेजी की जो वर्ड्स थे वो डिफरेंट था आज के वर्ड के तुलना में। तो अगर डिफरेंट वर्ड था और आज आप उस वर्ड से परिचित नहीं हैं तो आप जानते हुए भी उसका हिंदी नहीं समझ पाएंगे। जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज हम लोग बी कैसे लिख रहे हैं? बी इस प्रकार से लिख रहे हैं, है ना? हम लोग, इसका हिंदी होता है हम लोग। लेकिन इस कविता के अंदर में 16वीं शताब्दी में जो कविता लिखा गया उसमें इसी वर्ड का प्रयोग इस प्रकार से किया गया था, किया गया है भी कहेंगे, अभी भी मौजूद है, आपके साथ में मिलेगा ये वर्ड्स, इस प्रकार के शब्द बहुत सारे मिलेंगे। तो आइए हम चलते हैं, इसमें कुछ शब्दों को देख लेते हैं जो कि हमारे आने वाले टाइम में जब हम इसको हिंदी एक्सप्लेन करेंगे तो आप अगर वर्ड्स नहीं जानिएगा तो मुझे क्या फायदा है? मैं तो हिंदी करना जानता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप भी समझे जो मैं हिंदी कर रहा हूं क्या उस वर्ड मीनिंग में कुछ टैली कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, अब हम इसको आपको वर्ड्स की ओर ले चलते हैं। अगर इतनी सारी जानकारी आपको मिल गया हो तो आप नोट भी कर लीजिएगा। वीडियो को रोकने के बाद रोक के नोट कीजिएगा और नोट्स बनाइए, जिससे कि आपको मैं विश्वास दिलाता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट आपका मैं टोटल इंग्लिश से कंप्लीट तैयारी करवा दूंगा। चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ 1 लाइन अंग्रेजी, उसी का 1 लाइन हिंदी करके इस प्रकार से मैं आपकी तैयारी करवाने लायक हूं। आप अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो जुड़े रहिए। आपको कुछ ही क्लास अटेंड करने के बाद आपको समझ में आ जाएगी क्वालिटी क्या। आगे अगर हम बात करें वर्ड्स पे तो अब हम इस हेडिंग को मिटाते हैं, यहाँ अब हम लिख देते हैं वर्ड्स पावर। वर्ड्स पावर यानी कि लेसन का जो मीनिंग होने वाला है उसमें पहला मीनिंग आप देख रहे हैं गो। आप जरा सा अनुमान कीजिए कि गो आप अभी ऐसे नहीं लिख रहे हैं क्या? नहीं ना? तो इससे क्या अर्थ निकल रहा है कि उन दिनों में इसमें ऐसी बहुत सारी मीनिंग प्रयोग किया गया होगा। तो अगर हम बात करें कि ये वो जो है कविता में लिखा गया है तो इसको हम कह सकते हैं ओल्ड टाइम की, और अभी की अगर हम बात करेंगे तो इसको हम कह देंगे मॉडर्न की। स्पेलिंग अगर नहीं दिखे तो हम थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं मॉडर्न की। अगर ये वो जो है अभी फिलहाल आज के डेट में मॉडर्न में इस प्रकार से लिखा जा रहा है। अगर हम बात करेंगे जो कि आप एक मीनिंग देखते होंगे, ये मीनिंग आप कभी कभी देखे होंगे या नहीं भी देखे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये अभी जो हमारे वर्तमान में मीनिंग में चल रहा है, योर में चल रहा है, कभी कभी यू में चल रहा है, यानी कि इसका अर्थ यू होता है। अगर हम आगे बात करें तो आप देखिए मी ओल्ड में चल रहा है लेकिन अभी फिलहाल इस प्रकार से चल रहा है। अगर हम आगे बात करें तो आप जो शब्द पढ़ते हैं डाई ओल्ड में, लेकिन अभी जो है हमारा इस वर्ड के रूप में डाई चल रहा है। कितना डिफरेंस है। उस समय जब आप पोएम को पढ़ेंगे तो अगर वर्ड्स आपको कंफर्म नहीं होगा तो लगेगा पता नहीं क्या क्या वर्ड मिलाकर के कविताओं को बना दिया है राइटर। इसीलिए मैं आपको इन सारे कवि शब्दों से आपको परिचित करवा रहा हूं। देखिए सन इस प्रकार से लिखा गया है सन। अब ऐसा तो सन आप लिखते नहीं है, अब कैसे लिख रहे हैं हम लोग? सन यानी सूरज, सूरज जिसको हम बोलते हैं हिंदी इसका। आगे देखिएगा उन दिनों में टुडे थोड़ा सा दूरी के बना करके लिखा था, लेकिन आज इसी को मॉडर्न में एक साथ कर दिया, क्योंकि कहता है परिवर्तन ही संसार का नियम है, चेंज करना ही हमारी अच्छाई होता है। और ये मॉडर्न ओल्ड से मॉडर्न में हर एक चीजें आ रही है।
कुछ शॉर्ट फॉर्म होते जा रही है, कुछ लॉन्ग फॉर्म होते जा रही है। आप ही जरा सा देखिए ना, अपने दादी को, दादाजी को देखते हैं, हम भी देखते हैं, हमारे दादाजी धोती पहना करते थे, दादी साड़ी पहना करती थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ अपने वाइफ को, अपने बहनों को कि नाइटी पहन करके जीवन बिता रही है। तो उन धोती और साड़ी 5 मीटर की लंबाई से जो गुजरते थे, आज वो 2-3 मीटर में सीमित हो गया। तो कुछ इंग्लिश का वर्ड्स में भी ऐसे ही हुआ है, इसी प्रकार से कि ओल्ड से कुछ न्यू में आया है, मॉडर्न में आया, तो कुछ छोटा हुआ है तो कुछ बड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखते जाएगा। आगे आप देखते होंगे एक वर्ड मैं आपको लिखाता हूं, आप इस वर्ड को नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आप पढ़े होंगे इसी का न्यू फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं हैव या हैज। ये जो है ओल्ड मीनिंग है जो कि इस कविताओं में मिलेगा, और इसका भी जो है मॉडर्न में हम लोग इसका अर्थ जानते हैं। अगर आप अपना मीनिंग नोट कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हम इसको मिटाते हैं, आप लोग वीडियो को रोक करके नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अब आगे हम कुछ और शब्दों से आपको मिलाते हैं। आप लोग इस वर्ड से मिलिए, बिलीव। अभी का बिलीव अगर हम बात करें तो हमारा बिलीव जो है अभी इस प्रकार से लिखा जाता है, बिलीव, बिलीव। आगे अगर हम बात करें तो बी ओल्ड में इस प्रकार से था, मॉडर्न में इस प्रकार से है। अगर हम बात करें मी इस प्रकार से था, अभी मी इस प्रकार से है। आगे अगर हम बात करें ही, देखिए डिफरेंस देखिए, अगर ही कविता में मिलेगा तो आपको लगेगा कि कैसा कैसा मीनिंग प्रयोग किया गया है, इसीलिए मैं आपको इन सारे शब्दों से प्रयोग करवा रहा हूं। आगे अगर मैं बात करूं तो आपको एक वर्ड मिलेगा जो आप जानते होंगे, ज्वाइन। ये जो शब्द है अभी मॉडर्न में इससे मिला हुआ है, ज्वाइन से। आगे अगर हम बात करें सेल्फ, सब लोग लिखते हैं सेल्फ, लेकिन एफ के बाद ई नहीं लगाते, यहाँ एफ के बाद ई लगा, ओल्ड में, न्यू में हटाया गया। आगे अगर हम बात करें तो आप इस शब्द से मिलिए जिसका कि रियल अर्थ अभी मॉडर्न में अगर हम देखें तो यू हो रहा है। अगर हम आगे बात करें तो आप लोग इस वर्ड से मिलिए, सोल। अभी हम लोग सोल इस प्रकार से पढ़ रहे हैं जिसका हिंदी होता है आत्मा। अगर हम बात करें आगे इसे हम मिटा लें, एक दो वर्ड, चलिए मिटा लेते हैं। देखिए इसे देखिए, बीपेस्ट, अभी का जो वर्ड है बीप है, बीप है, बीप मतलब रोना। अगर हम आगे बात करें काइंड की तो ई लगा हुआ था ओल्ड में, लेकिन अभी का काइंड में ई नहीं। अगर आगे की हम बात करें, इसको भी मिटा लें, नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे हम बात करें तो आपको मैं दिखा दूं कि हम लोग लिखते थे लव्ड, अब पता ही नहीं चलता था कि क्या इसका अर्थ है। अभी मॉडर्न में आप परिचित हैं, भाली भांति परिचित होंगे इस शब्द से, लव। आगे अगर हम बात करें, मॉडर्न में लिखा है श्रेष्ठ, यानी कि इसका मतलब होता है, इसका जो अर्थ श्रेष्ठ का इसका जो अर्थ हो सकता है से इट, हम कह सकते हैं से इट, ब्रैकेट कर दीजिएगा। श्रेष्ठ का मतलब होता है से इट। अगर हम आगे बात करें तो मॉडर्न ओल्ड में ये प्रयोग किया गया है, लेकिन अगर अभी का हम बात करें तो अभी जो है हमारा ये मीनिंग योर में कन्वर्ट हो गया है। अगर हम बात करें थाइन की, थाइन वर्ड की, तो अभी का जो ये वर्ड कन्वर्ट हो गया है योर्स में कन्वर्ट हो गया है। अब बताइए कि आधुनिक मीनिंग से आप परिचित हैं, लेकिन पोएम में हमारा ओल्ड वर्जन का
क्योंकि 16वीं शताब्दी में जो कविताएं लिखी गई है उसके संबंधित वर्ड्स पूछे जाएंगे। तो आपको मिलेगा इन सारे वर्ड, तो आपको याद होना चाहिए कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तभी तो आप सही तरीके से हिंदी कर पाएंगे। आगे अगर हम बात करें तो कीप, आप लोग देखिएगा ओल्ड टाइम में हम लोग कीप इस प्रकार से लिखते थे, लेकिन मॉडर्न में कीप हम इस प्रकार से लिख रहे हैं मॉडर्न में। आगे अगर हम बात करें और स्लिप की, तो ओल्ड में हम लोग स्लिप इस प्रकार से लिखा करते थे, लेकिन हम लोग आधुनिक व्यक्ति हैं, स्लिप इस प्रकार से लिख रहे हैं। आगे अगर हम बात करें इसका, जरा बढ़िया से समझिएगा, ये है, इसको क्या पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ लीजिए। आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन इस अभी जो मॉडर्न में इसको बना दिया गया है नेवर, आप समझ गए होंगे कि नेवर है। अगर हम बात करें ओल्ड में ये बी चल रहा था, लेकिन अभी में मॉडर्न में हम बी इस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं। आगे अगर हम बात करेंगे तो कुछ शब्द और आपके साथ में आएंगे जिसका कि मीनिंग आप नहीं जानेंगे, लेकिन ज्यादा कुछ शब्द नहीं होगा। जैसे में अगर मैं बात करूं आपको, तो एक दो वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे में हम कह सकते हैं वो वर्ड्स होगा फिब्बल। फिब्बल का मतलब होता है कमजोर, फिब्बल का मतलब होता है, अर्थ होता है, हिंदी होता है कमजोर। और अगर हम बात करें, एक वर्ड और मिलेगा फिटर बेटर, इसका मतलब होता है अधिक अच्छा, अधिक अच्छा। यानी कि उसके बाद अगर हम अब आपको बात करेंगे कि जो मैंने फर्स्ट सेंटेंस में बात किया था, इसको मिटा लेते हैं कि ही इज मेटाफिजिकल शब्द मिलेगा, फिर आपको मिलेगा पॉइनियर शब्द मिलेगा। तो आप याद रखेंगे कि मेटाफिजिकल का अर्थ होता है आध्यात्मिक, मेटाफिजिकल का अर्थ होता है। पॉइनियर का हिंदी होता है अगुआ, पॉइनियर का हिंदी होता है अगुआ, यानी कि जो आगे चलने वाले व्यक्ति होते हैं उसको हम अगुआ कहते हैं। तो ये हमारा आपको मीनिंग और राइटर दोनों से मैंने आपको परिचय करवाया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आज मैं कहूंगा कि आज आप लाइक या शेयर कमेंट नहीं कीजिएगा, लेकिन कल मैं आपको जब इस पोएम को कंप्लीट पढ़ाऊंगा उस समय मैं आपसे कहूंगा कि आप मुझे देखें, तो आप अपने ही दोस्तों को ऐसी वीडियो को दें ताकि उसका भी कल्याण हो जाए, जो इंग्लिश पढ़ना चाह रहा है लेकिन उसे टाइम नहीं मिल पा रहा है। कुछ हमारे बहनें लोग जो घर में बैठ करके इंतजार कर रही है, और मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और हर एक चीजों को मैं श्रृंखलाबद्ध तरीकाबद्ध उसे मैं घर बैठे प्रोवाइड करवा दूंगा। चाहे तो क्वेश्चन आंसर का सेक्शन हो, ग्रामेटिकल सेक्शन हो, प्रैक्टिस हो, हर एक चीजों को मैं ऑन द बोर्ड एक एक क्वेश्चन करके करता चलूंगा। और हिंदी कल मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें मैं टोटल कविताओं का एक एक लाइन हिंदी कर दूंगा, और हो सके तो मैं बोर्ड पे लिखने का प्रयास करूंगा। आप भी अगर देखेंगे तो आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन, यानी कि मैं वादा करता हूं आपको हर एक चीजों को मैं कंप्लीट रूप से प्रोवाइड करवाऊंगा। बेस्ट ऑफ लक आप लोग, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।